उर्दू वर्किंग जर्नल्स की जानिब से मुनक़दा उर्दू सहाफ़ियों के लिए रियासती सदे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम के सदर अली जनाब माजिद भाई साहब और आज इख्तितामी इजलास के मेहमान खुसूसी भारतीय जनता पार्टी के असेंबली फ्लोर लीडर भाई किशन रेड्डी जी, विराट अली जी और हमारे साथ सहाफ़ी फैज़ अहमद अजहर साहब, ताहिर उमनी साहब और मुख्तलिफ अजला से आए हुए। मुझे आने के पहले कहे कि भाई यहाँ पर 8 अजला के लोग आए थे। मैं बोला 8 हो जाओ, 31 अजला से आए हुए हमारे उर्दू साथियों को मुबारकबाद देता हूँ मैं, क्योंकि अब तक हम 8 जिलों के अंदर उर्दू जबान एक खम्भम के सिवाय 8 अजला में उर्दू इज द सेकेंड लैंग्वेज थी। तो अब हमको 31 जिलों में उर्दू सेकेंड लैंग्वेज डिक्लेयर कराने के लिए आपको हमको किशन रेड्डी साहब को मिलकर लड़ाई लड़ना है और इसके 31 डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड लैंग्वेज इसको डिक्लेयर कराना है। मैं आने से पहले जैसा माजिद भाई ने कहा कि भाई उर्दू वालों का मीटिंग है तो जरा इत्मीनान से ही होती मीटिंग। मैं माजिद भाई से बोला कि माजिद भाई सच सच बोलो या थोड़े बहुत छुपा के बोलो? बोले नहीं अब सच सच बोलो। एक तो सच ये है कि उर्दू जबान को आगे बढ़ाने के लिए, उर्दू सहाफत को जिंदा रखने के लिए जो आप कारनामे और आपने इस पेशे को चुना, उसके लिए मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपको सलाम करता हूं और रिस्पेक्ट करता हूं कि ये सहाफत, उर्दू सहाफत का चुनना हिमालय की पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बराबर है, क्योंकि काफी हर कदम पे हमको मुश्किलात है। उर्दू जबान, मगर इसके बावजूद भी आप लोगों ने उर्दू को जिंदा रखने के लिए, उर्दू जबान को खलम के जरिए आवाम तक पहुंचाने के लिए आपने बहुत बड़ा कारनामा करे। फिर एक दफा मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अब रही बात, उर्दू मसाइल बहुत है, लेकिन मसाइल हमेशा रहते हैं। मसाइल से टकराना है, मसाइल को हल करने के लिए हमको जुस्तजू करना है, मसाइल से भाग नहीं सकते। अगर आप दुनिया की तारीख उठा के देखेंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के तमाम अंबिया कराम के साथ मामला ऐसा आसान नहीं हुआ कि मैंने ये इस्लाम लाया है, मैंने ये किताब लाई है, मान लो खुद के बीवी नहीं माने, औलाद नहीं माने, उम्मत नहीं मानी, हर एक को तकलीफ उठाने पड़े, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत करना पड़ा। तो इससे हमें मालूम है कि इतने आसानी से हर वो चीज नहीं जाती। हमें हर चीज के लिए लड़ना पड़ता, हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता, तभी हम जाकर कोई चीजें हासिल कर सकते हैं। जब मैं 5% मुस्लिम रिजर्वेशन लाए तो हमारे साथी किशन रेड्डी साहब भी असेंबली में उन्होंने कंडीशनल हमारी सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम के बजाय मुसलमानों में जो बैकवर्ड वर्ग है और जो कम्युनिटी में पिछड़े हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी, लेकिन मजहब के नाम से हम नहीं करेंगे। तो पार्टी हमको असेंबली में और बाहर डिबेट में भी उन्होंने कहा। उसी की बुनियाद पर जब हम अदालत में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बेंच पे हारे कि भाई तुम मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मुल्क में नहीं है, अगर हिंदू भाइयों में भी नहीं है, इसलिए नहीं है कि हिंदू भाइयों में पम्बन में भी गरीब है, रेड्डी में भी गरीब है, वेल्मा में भी गरीब है, कापू में भी गरीब है, तेलगा में भी है, बर्जा में भी है, बनिए में भी है, उनको रिजर्वेशन नहीं है, गरीब है फिर भी नहीं है। इसी तरीके से मुसलमानों में भी हम कुछ अपर कास्ट जैसे समझे हैं, नहीं है कास्टिज्म मुसलमानों में, लेकिन पेशे के एतबार से है। उसी को जिक्र करते हुए सैयद, मुगल, अरब, पठान, ईरानी, ऐसे हम कुछ लोगों को निकालकर 14 लोगों को देना पड़ा, जिसके अंदर हम उनका भी शुक्रगुजार है कि इस निकालने के बाद इस बिल के अंदर, असेंबली के अंदर हमें यूनानिमस पास करने में किशन रेड्डी इज द फ्लोर लीडर हमारी मदद करें। तो ये बताना चाह रहा हूं कि हमें हर कदम पर
स्ट्रगल करना है। ये हमें दुनिया बनी जब से अब तक की तारीख उठा के देखो या बादशाहों की तारीख उठा के देखो, हुक्मरान की देखो, हर जगह स्ट्रगल कर। तो उर्दू वालों को और ज्यादा स्ट्रगल करना है, डबल। एक तरफ तो आप ये पेशा करें, दूसरी तरफ हमारा प्रॉब्लम यह था कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं तो उर्दू ना होने के नाते थोड़ी बेचैनी होती। इधर उधर देख के हल्लू पूछता हूँ सियासत कहाँ है, मुंसिफ कहाँ है, रहनुमा कहाँ है, तो क्या पूछता हूँ आरे साहब होते हो। अरे हम नहीं क्या होगा भाई, तो बाद में कहीं कहीं मिल गए नहीं मिल गए तो पर पेपर में तो आ जाता, लेकिन बात दिखाई नहीं ये क्या प्रॉब्लम है नहीं मालूम। तो मैं ये बात हमारे माजिद भाई को पूछा, बोलूँ ना तो बोलूँ, अरे बोलो बोलो बोले, तो मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा हमको एक किस्म का एक महसूस होता है कि कुछ कमी है यहाँ पर। जब निजामाबाद में जाकर करता हूँ, अजला पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन, पूरे खचाखच भरी हुई थी, उसके बावजूद भी हमारे आंखें ऊपर दौड़ते रहते हैं, क्योंकि हम जबान के लोग कहाँ हैं, मेरी जबान के लोग सीधा ढूंढते रहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव में है, आप भी कंपटीशन में पीछे मत रहिए। हमको भी अदर जर्नलिज्म के साथ आपको भी उनके बराबर कंपटीशन में आपको जाना है और कंपटीशन में आना है। इसके लिए इस ओरिएंटेशन कैंप के अंदर किस तरीके से जर्नलिस्ट का रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए जो ओरिएंटेशन हो, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने अच्छा इक़दाम किया है कि 31 अजला से यहां आप लोगों को मदऊ किए और ओरिएंटेशन का प्रोग्राम। और ऑर्गेनाइजर मुझे कह रहे थे कि हमारा तो टारगेट 250 का था, लेकिन 400 फिर उसके बाद 700 तक लोगों में ये जस्तजू हो रही है। तो उर्दू को लिए मैं एक वाक़या सुनाता हूं। मैंने एक वरंगल के अंदर उर्दू इंग्लिश मीडियम राजशेखर रेड्डी साहब हम कह रहे कि भाई अब जो केसीआर साहब 70 कॉलेजेस का जो बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट 5th से लेकर इंटर तक इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल जो कामारेड्डी में बन गया, जो कलेक्टर ऑफिस बना दी खिचड़ी वालों। तो वरंगल में भी संघ बुनियाद रखा तो कुछ लोगों ने हमारे साथ लगे थे। उन्होंने क्या शबीर साहब आप उर्दू को निकाल दिया, मतलब उर्दू को नहीं निकाला, उर्दू इज द फर्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के साथ उर्दू इंग्लिश के साथ हम अप टू इंटरमीडिएट तक पढ़ाएंगे हम। तो साहब ने मुझे कहा कि नहीं आप बिल्कुल पूरा 100% को उर्दू कर दो। तुम्हारे बच्चे कहां से लो, पहले आपके बच्चे कितने बोला 3 है। कहां पढ़ा रहे, सेंट फातिमा में पढ़ रहे, सेंट मैरीज में पढ़ रहा, वहां पढ़। तो जब आपका बच्चा सेंट फातिमा पढ़ सकता है, जबकि उर्दू के लेक्चरर है, उर्दू की रोटियां खा रहे आप, उर्दू का खाना खा रहे आप, आपके बच्चे वहां पढ़ रहे, आप दूसरे के बच्चे को कौन दिलाना है? तो प्रैक्टिकल अलग है, थ्योरी अलग है, जज्बात अलग है, काम अलग है। तो दोनों में टकराव बहुत मुश्किल से, जज्बाती बातों में तालियां बहुत बसते हैं, प्रैक्टिकल काम में तालियां नहीं बसते, नहीं बसते। और क्या बोला भाई, तो वो जज्बाती नारों से हमको हटना है, जज्बाती बातों से हमको हटना है और हमको प्रैक्टिकल करके बताना है कि आज जनरेशन में उर्दू साहब का बेटा उर्दू सिखाने के लिए हम तैयार नहीं है। खुद मेरा बेटा भी उर्दू नहीं आती उसको, मैंने बोला कि भाई सर को उर्दू में लीडर टीचर का बनना है तो प्राइवेट टीचर को लगाकर उसको उर्दू सिखाया मैं, लेकिन उर्दू नहीं आती, उर्दू मीडियम में पढ़ा, सेंट पॉल से पढ़ा, फिर वहां से तो इंजीनियरिंग चला गया। तो ये कहना चाह रहा हूं कि हकीकत हमको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। तो हम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, हम दूसरों को कह रहे कि भाई उर्दू बोलो। तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि उर्दू क्यों से ये तासुर है कि भाई उर्दू से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा, हम उर्दू पढ़ा के क्या करें? ये जनरल सवाल माँ बाप हमसे कहते हैं, और शबीर साहब आप बोले उर्दू देंगे, क्या करते बच्चे को, कहां से नौकरी देंगे तुम्हारा? ये सवाल हमारे सामने खड़ा हो रहा है। आज उर्दू के बड़े बड़े मुदीर आला हमसे कहते हैं कि शबीर साहब उर्दू कंप्यूटर के बच्चे नहीं मिल रहे हमको, उर्दू सहाफी नहीं मिल रहे हमको नया जनरेशन से। जैसे किशन रेड्डी साहब ने कहा कि न्यू टेक्नोलॉजी अभी दुनिया मुट्ठी में आ गई, अब यहां से बैठो, अब गूगल सबका बड़ा बात बन गया है, अब गूगल में चले जाओ, हर वो चीज मिल रही है। तो ऐसे वक्त में अब हमको गूगल को भी देखना है, याहू को भी देखना है और हर वो चीज को स्टडी करना है, क्योंकि ये नई बात आज हमारे लिए नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मस्जिद नबी में मैं कहा था उस सहाबियों के, तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन में जाना है तो जाके सीखो, जब चीन में इस्लाम नहीं था। लेकिन इससे मंजरा है कि 1500 साल से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मॉडर्न एजुकेशन जो भी है तुम सीखो, ये हमें इजाजत दी है। तो कितनी दूर की सोच थी कि तुमको मॉडर्न एजुकेशन को सीखना है। तो मॉडर्न एजुकेशन हमको सीखना है और न्यू टेक्नोलॉजी सीखना है। उसके लिए हुकूमत को हो या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कैंप के अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों की यानी टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलनी चाहिए। जैसे हम लोग MLAs को हर साल कंप्यूटर दिया जाता है, लैपटॉप दिया जाता है, नए न्यू टेक्नोलॉजी के फोन दिए जाते हैं। तो वहीं अगर मित्तल साहब नहीं थे या फिर वेंकैया नायडू जी अगर पहले होते तो मैं चाहता हूं कि वेंकैया नायडू जी के रिप्रेजेंटेटिव उनके काफी नजदीक उनके साथी किशन रेड्डी जी है, मैं उनके थ्रू कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और INTR डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि मैं भी INTR मिनिस्टर रहा हूं, कि काफी पैसा है। उनसे कहिए कि उर्दू को इंप्रूव करने के लिए, उर्दू जर्नलिस्टों के लिए ये कोई जहां उनको उर्दू कंप्यूटर या उर्दू इंटरनेट के फैसिलिटी और साथ ही साथ उर्दू लैपटॉप्स के अंदर उसके दी गए गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और दो, क्योंकि हमने दिया उर्दू कंप्यूटर्स को मेरे दौर में उर्दू अकादमी एज ए मिनिस्टर के हैसियत से हमने कम से कम पता नहीं, मगर उर्दू कंप्यूटर्स तो हमने काफी जर्नलिस्टों को दिया, उर्दू मदरसों को दिया, दीनी मदरसों को मैंने 400 कंप्यूटर दिया। कि मैं कहा कि दीनी बच्चों को भी हमारे आलिम भी बने, हाफिज भी बने और इंटरनेट के भी माहिर बने, ये मेरी सोच थी। और वो सोच पहले तो इनकार करे लोगों ने, लेकिन चले भाई सरकार का कंप्यूटर नहीं लेंगे, इसमें क्या लगाने मालूम नहीं। अरे भाई इसमें कुछ भी नहीं लगा, आप जो लगाना है आप लगा लो, बस सिखाओ बच्चों को कंप्यूटर, बस हमारी की ख्वाहिश थी। उर्दू बड़े मदरसों को 5 दिए, छोटे मदरसों को 3 दिए और इंडिविजुअल कंप्यूटर्स भी मैंने सहाफियों को दिया। तो हमारी ये सरकार से मुतालिबा है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से। अब हम मिनिस्टर्स में रहते बार बार वही आता हमको, ये बड़ी रियासत के करें 10 साल तो भी छोटी रियासत में तो ये तेलंगाना सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है। हम चाहते हैं कि उन दावों में थोड़े सच्चाई भी हो, अमल करके बताएं। अभी तक उर्दू अकादमी में सारे डिपार्टमेंट अलग हो गए, लेकिन उर्दू के साथ फिर यहां से होता नहीं बढ़ता, सब डिपार्टमेंट अलग हुए, लेकिन उर्दू अकादमी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना अभी तक नहीं हुआ। हमने चीफ सेक्रेटरी को 2 दफा चिट्ठी लिखी और मैंने डायरेक्ट फोन पे बात किया, तो शबीर भाई हमें एकदम तैयार है, लेकिन इधर से कुछ डिपार्टमेंटों की वो है और कहीं हमारे लोगों की पास की कुछ कमी है। मैं बोला अभी सब डिपार्टमेंट डाइफिकेट हो गए, उर्दू अकादमी अटक गया, वहीं क्यों नहीं होता भाई अलग? उसको अलग होना चाहिए फौरी। और दूसरे अगर महमूद अली साहब होते तो हम बताते, या आप जर्नलिस्टों का आपके जरिए हम सीएम साहब से डिमांड करते हैं कि फौरी 8 दिन के अंदर उर्दू अकादमी नई तश्कील होना है। तश्कील बात में लो अगर वो प्रोसेस के जरिए, लेकिन उर्दू अकादमी अलग होना है। आज उर्दू कंप्यूटर्स हमने दिया, 2005 में दिए, 11 साल में पुराने हो गए, डब्बे हो गए, चल रही नहीं, खाली रखे हुए विषयों को। हम जैसे लोग तो है सब 12 कंप्यूटर है, बोले चल रहे कितने बोले 2, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हो गई। और हमने 2.5 साल से हो गई सरकार आकर ऐसे बड़े बुलंद दावा करे कि क्या नए कंप्यूटर से नहीं बदल सकते वहां पर? फिर बच्चे कहां से निकलेंगे? अगर डिस्ट्रिक्टों के अंदर उर्दू लाइब्रेरीज के अंदर, उर्दू कंप्यूटर सेंटर्स के अंदर उर्दू कंप्यूटर बच्चे निकलेंगे तो ये लोगों के साथ कम हो जाएगा कि उर्दू जानने वाले, उर्दू कंप्यूटर वाले हमारे को मिल रहे नहीं, तो कैसे मिलेंगे? हम कोशिश ही नहीं करें सरकार। तो सरकार को कोशिश करना चाहिए। आज उर्दू अकादमी वाले बच्चों को मुझे पता है रमजान में 6 महीने तक नहीं मिली, हमने काफी लड़के बातचीत करने के बाद मिली। अब 4 महीने हो गया, उर्दू अकादमी के स्टाफ को तनख्वाही नहीं है, उर्दू लाइब्रेरी को सैलरी नहीं है, और उर्दू कंप्यूटर स्टाफ को अभी तक तनख्वाह नहीं, सड़क पे है बोले कि इधर जाना उधर जाना, इधर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले बोले उर्दू अकादमी जाओ, उर्दू वाले बोले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जाओ। ये खेल हो गया, मुसलमान डिपार्टमेंटों का खेल हो गया, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से।
तो जिस तरह आपको कोऑर्डिनेशन और ओरिएंटेशन हुआ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंटों का भी ओरिएंटेशन होना चाहिए, उनको भी कोऑर्डिनेशन कराना है कि उनको भी समझाना है कि भाई लाओ, अब क्या 3 महीने बच गए, 25% बजट रिलीज हुआ, 1200 करोड़ हुए, लेकिन सिर्फ 300 करोड़ अभी तक खर्चा है, अभी 900 करोड़ का पता ही नहीं है। इसी तरीके से नाक हमारे माइनॉरिटी, एससी का भी है 25%, एसटी भी 25% है, ट्राइबल का भी 25% ही हुआ। मेजर वेलफेयर खत्म हो चुका है, वेलफेयर के ऊपर सरकार को ध्यान नहीं है। अब सरकार चल रही है वास्तु के नाम पर, वो कह रहे कि वास्तु, अरे वास्तु, आपका घर का वास्तु सही कर लो, हमें कोई एतराज नहीं है, आपका वास्तु सही कर लो, हमें कोई एतराज नहीं है। सरकार के पैसे से वास्तु के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करना, ये नाजायज है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके खिलाफ आपको भी हमको भी आवाज उठाना है कि आप वास्तु के नाम पर सेक्रेटरीट की बिल्डिंग तोड़ डालिए। चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस जो राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में 10 करोड़ लगा बनाया, आज 50 करोड़ की बिल्डिंग है। बोलते कि वास्तु ठीक नहीं, और एक बिल्डिंग बनाऊंगा 50 करोड़ की, फिर कल और एक आएगा बोलेगा ये ठीक नहीं, और एक मैं 100 करोड़ की वास्तु बिल्डिंग बनाऊंगा। क्या जागीर है तुम्हारी? पैसा आपके घर का है, देश का पैसा है, या वो वास्तु वाले का पैसा है? किसका पैसा? गरीबों का पैसा है। बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं है, फीस रियम्बर्समेंट नहीं है 2 साल से। किशन रेड्डी जी, कल मैं कामारेड्डी में था, एक दलित एम्प्लॉय आया कि कह रहा है कि साहब मैं बड़ी मुश्किलों से मेरे बच्चों को दोनों को पीजी पढ़ा रहा हूं, वो भी गवर्नमेंट में, लेकिन कल मेरे दोनों बच्चों को वापस भिजा दिया कि तो ये फीस तुम भरो या सरकार से लाके बनाओ, हमें उसका मतलब नहीं है। तुम फीस देंगे तो बच्चों को क्लास में भिजाओ, वरना मत भिजाओ। पहले तो भी वो लोग डरते थे मैनेजमेंट वाले बोलने के, अब तो स्टाफ वो लगा दिए कि नोटिस बोर्ड पर ये लड़के की फीस जो तुम लोग, या तो फीस जो पास आउट होते बच्चे उनका सर्टिफिकेट लेना भी है, तो बोल रहे कि जब तक तुम पैसे जमा करेंगे तुम्हारा पास आउट सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। अब पास करके भी पैदा ले बेचारे, अब रोज चक्रा मार रहे। तो ये सरकार के ऊपर देखिए, ये बच्चे सरकारी मदरसों में पढ़ने वाले, गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ने वाले ज्यादातर मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास के लोग हैं। इनके बच्चों को फीस कहां से दोगे? आप फीस दे रहे और स्कॉलरशिप दे रहे, तभी जाके बच्चों का ये म्यार बना। आज हमें इस बात का फख्र है कि आज हमारा रिजर्वेशन और फीस रियम्बर्समेंट की वजह से मुस्लिम बच्चे 10 लाख बच्चे आज आपके MBA MCA आज इंजीनियर बने हैं, तो बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन एंड फीस रियम्बर्समेंट स्कॉलरशिप। वरना यहां तक ये नहीं होता था। लेकिन फिर वो झाड़ से गिरे तो कहीं लटके के हिसाब से अब फिर दोबारा नीचे आ रहे हैं। 29 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, BEd कॉलेजेस बंद होते जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्टों में रहने वाले कॉलेजेस बंद होते जा रहे हैं, यानी फिर दोबारा तालीम का मियार नीचे होते जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब नंबर 1 बोल के पूरे अखबारों में दला दे रहे हैं, ठीक है नंबर 1 बनो, हमें खुशी है, लेकिन एजुकेशन में 29वां नंबर है आपका, वो किसको देंगे अवार्ड? 29 स्टेट में लास्ट स्टेट को कौन है एजुकेशन में, लिटरेसी में बोले तो तेलंगाना को, वो भी आपके सर ले लो। एग्रीकल्चर 3 से जाकर 9th रैंक पे आ गया, वो रैंक कौन लेगा भाई? जबकि 64% किसान है इस रियासत के अंदर, तो किसान मर रहा है। तो ये तमाम चीजों के साथ आप बोलेंगे भाई उर्दू जर्नलिस्टों को, क्योंकि जर्नलिस्ट उर्दू के हैं, लेकिन तमाम चीजों पे आपको कबूल होना चाहिए। आप एक दिन फार्मर्स पे लिखना चाहिए, आप एक दिन स्कॉलरशिप पे लिखना चाहिए, एक दिन फीस रियम्बर्समेंट पे लिखिए, एक दिन एजुकेशन पे लिखिए। तो सरकार, जैसा किशन रेड्डी ने कहा कि आपके ऊपर आवाम को इतना एतमाद है कि अरे भाई इन्होंने अखबार में लिखा है, कोई लीडर ने, नेता ने नहीं बोला था, ये लीडर अपोजिशन या सरकार के मिनिस्टर ने नहीं बोल रहा, लेकिन आप एक टॉप जर्नलिस्ट लिखा है तो सब मानते हैं। तो मैंने परसों हाल ही में एक दावत में मिले थे, तो सीएम साहब को मैंने कहा कि साहब BC कमीशन कितनी उम्मीद उठा के बैठे, आप एकदम ने एक अकेडमिशियन को बना दिए। आप अगर जुडिशियल आदमी को बनाते
तो उसका फर्क पड़ता। तो वो क्या फर्क पड़ता था, मैं बोला देखिए एक बड़ा जर्नलिस्ट है कुलदीप नैयर साहब, कुछ किताब लिखे हैं। खुशवंत सिंह साहब ने एक किताब लिखा है, एक आर्टिकल लिखा, कितने भी रात के 12 बजे तो हम पढ़ते हैं कि भाई खुशवंत सिंह साहब ने क्या लिखा है, या फिर जफर नकवी साहब ने क्या लिखा है, या फिर हमारे कुलदीप नैयर साहब ने क्या लिखा है, क्योंकि उनकी खलन की एक ताकत है। वो कभी सरकारों के सामने नहीं झुकी, सरकार उनसे झुकी, वो कभी सरकारों के सामने नहीं झुकी। तो उन लोगों का आर्टिकल्स पढ़ने के बाद बहुत चीजें हमें बदलाव आता है, चेंज मालूमात होती है। इसी तरीके से अगर रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज अगर बीसी कमीशन का चीफ होता, वो अगर जजमेंट देता है, अगर जज के सामने अगर वो चैलेंज होता है, तो वो भी देखता है कि मेरे से सीनियर जज ने लिखा है, आपने उसको रेस्पेक्ट से पढ़ते हैं। एक बड़े जर्नलिस्ट लिखे तो आपके सामने तो आप बोलते भाई हमारा सीनियर जर्नलिस्ट लिखा, भाई माजिद भाई लिखे, विराट साहब लिखे हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, क्योंकि हमारे सीनियर जर्नलिस्टों ने ये किताब लिखी है, ये सब्जेक्ट बोले हैं, आज टीवी पे इनका बयान होने वाला है। तो आप कॉन्सेंट्रेट से सुनते। 9:30 को माजिद भाई टीवी 4 पे आते हैं, मेरे को जब भी मिला मैं 9:30 पे टीवी पे बैठता हूँ कि माजिद भाई क्या बोलना चाह रहे हैं। आप बोलेंगे भाई उर्दू जर्नलिस्टों को, क्योंकि जर्नलिस्ट उर्दू के हैं, लेकिन तमाम चीजों पे आपको कबूल होना चाहिए। आप एक दिन फार्मर्स पे लिखना चाहिए, आप एक दिन स्कॉलरशिप पे लिखना चाहिए, एक दिन फीस रिमर्स पे लिखिए, एक दिन एजुकेशन पे लिखिए। तो सरकार जैसा किशन रेड्डी ने कहा कि आपके ऊपर आवाम को इतना एतमाद है कि अरे भाई इन्होंने अखबार में लिखा है, कोई लीडर ने, नेता ने नहीं बोला था, ये लीडर अपोजिशन या सरकार के मिनिस्टर ने नहीं बोल रहा, लेकिन आप एक टॉप जर्नलिस्ट लिखा है तो सब मानते हैं। तो मेरे परसों हाल ही में एक दावत में मिले थे, तो सीएम साहब को मैंने कहा कि साहब बीसी कमीशन कितनी उम्मीद उठा के बैठे, आप एकदम ने एक अकेडमिशियन को बना दिए, आप अगर जुडिशियल आदमी को बनाते तो उसका फर्क पड़ता। तो वो क्या फर्क पड़ता था, मैं बोला देखिए एक बड़ा जर्नलिस्ट है कुलदीप नैयर साहब, कुछ किताब लिखे हैं। खुशवंत सिंह साहब ने एक किताब लिखा है, एक आर्टिकल लिखा, कितने भी रात के 12 बजे तो हम पढ़ते हैं कि भाई खुशवंत सिंह साहब ने क्या लिखा है, या फिर जफर नकवी साहब ने क्या लिखा है, या फिर हमारे कुलदीप नैयर साहब ने क्या लिखा है, क्योंकि उनकी खलन की एक ताकत है। वो कभी सरकारों के सामने नहीं झुकी, सरकार उनसे झुकी, वो कभी सरकारों के सामने नहीं झुकी। तो उन लोगों का आर्टिकल्स पढ़ने के बाद बहुत चीजें हमें बदलाव आता है, चेंज मालूमात होती है। इसी तरीके से अगर रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज अगर बीसी कमीशन का चीफ होता, वो अगर जजमेंट देता है, अगर जज के सामने अगर वो चैलेंज होता है, तो वो भी देखता है कि मेरे से सीनियर जज ने लिखा है, आपने उसको रेस्पेक्ट से पढ़ते हैं। एक बड़े जर्नलिस्ट लिखे तो आपके सामने तो आप बोलते भाई हमारा सीनियर जर्नलिस्ट लिखा, भाई माजिद भाई लिखे, विराट साहब लिखे हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, क्योंकि हमारे सीनियर जर्नलिस्टों ने ये किताब लिखी है, ये सब्जेक्ट बोले हैं, आज टीवी पे इनका बयान होने वाला है। तो आप कॉन्सेंट्रेट से सुनते। 9:30 को माजिद भाई टीवी 4 पे आते हैं, मेरे को जब भी मिला मैं 9:30 पे टीवी पे बैठता हूँ कि माजिद भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, सुनता हूँ मैं बैठकर। बशीर भाई भी यहाँ पर बैठे हुए, बशीर भाई का आर्टिकल है, रशीद सियासत के हमारे का आर्टिकल्स है, जब भी लिखे तो हम उनके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं कि भाई लोग अपने रिसर्च करके लिखे हैं तो उनको क्या लिखे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी रिसर्च ओरिएंटेड हो जाइए, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ मुसलमानों के सब्जेक्ट पे कन्फाइंड ना हो, उर्दू जबान सिर्फ मुसलमानों के तक ही ना हो। जैसा किशन रेड्डी कहे कि मैं भी उर्दू पढ़ रहा हूँ, लिखने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और उर्दू इतने फ्लुएंट बात कर रहे हैं, तो ये बदलाव आ रहा है लोगों में कि हमें उर्दू जबान को आगे बढ़ाने के लिए उर्दू में वेंकैया नायडू जी ने 3 जबान में बात करके सुना मैंने। आजकल वो उर्दू भी बोल रहे हैं, तेलुगु भी बोल रहे हैं, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, उर्दू भी बहुत अच्छी बोल रहे हैं। तो ये हर इंसान की ख्वाहिश बनी कि पहले मुझे तेलुगु सही नहीं आती थी। मैं जब फर्स्ट टाइम मिनिस्टर 89 में बना, नेल्लूर रिचार्ज लगा तो एक वर्ड नहीं आता था तेलुगु का मेरे को, लेकिन नेल्लूर से सीखना शुरू करा मैं। मेरी पहली स्पीच तेलुगु की नेल्लूर में हुई एज ए मिनिस्टर। तो हम ऐसा सीखते सीखते अब फ्लुएंटली तेलुगु, अब उर्दू थोड़ा कम हो जा रही, तेलुगु उतने स्पीड से सुबह शाम तेलुगु बोलते बोलते हमारी मादरी जबान भूल रहे और तेलुगु की तरफ से। तो जो लैंग्वेज में हमें बोलना है तो जबानें सीखना ये अच्छी चीज है, जितने जबानें सीखेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा।
तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो नाइसर पे विराज साहब ने कहा कि आपकी एक्रेडिटेशन कमेटी में नहीं है। मेरे दौर में मैं एज एनपीआर मिनिस्टर सबसे पहले इंश्योरेंस स्कीम निकाला पूरे देश के अंदर। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन और स्कीम की एजाज मेरी गवर्नमेंट में एज एनपीआर मिनिस्टर मैंने शुरुआत किया, जिससे कई लोगों को 1 लाख रुपए की राहत होती थी। कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाकर आप वो कार्ड बताने से अप टू 1 लाख तक आपको बेनिफिट था। आज वो कार्ड बंद हो गया। हुकूमत अभी तक 2.5 साल से एक्रेडिटेशन कार्ड देने के लिए नीचे ऊपर हो रही है। इस कमेटियों में उर्दू नुमाइंदों को नहीं रखा जा रहा है। कहीं अब जो बोर्डे लगाए जा रहे हैं, कहीं उर्दू का नाम नहीं लगाया जा रहा है। फिर कहते हैं कि अगर एक फंक्शन कर देंगे तो क्या उर्दू आगे बढ़ जाएगी? नहीं होगी। आपको मिजाज चेंज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आप जब तक उर्दू अकाडमी के जरिए उर्दू कंप्यूटर, उर्दू ट्रेनिंग सिस्टम को ये तमाम देकर उर्दू जर्नलिस्टों को भी मॉडर्न बनाने के लिए उनको एक लैपटॉप, उनको एक कंप्यूटर सरकार से देना चाहिए, क्योंकि उर्दू एक सेकंड लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए उर्दू अकाडमी के जरिए ये तमाम मर्रात देने के लिए डिमांड कर रहा हूं। अब राम मैं भी किशन रेड्डी साहब हम लोग हैंडीकैप हो गए, बोलेंगे वो क्यों हो गए? कांग्रेस के दौर में यही किशन रेड्डी साहब, राजशेखर रेड्डी साहब सीएम थे। मैं इसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लड़ते थे कि 52 दिन चलाओ, 55 दिन चलाओ असेंबली साल में। हमने 52 दिन तक असेंबली चलाई। अब ये मौसम आ गए तो क्या है, असेंबली 14 दिन ही चली अभी तक। अब 14 दिन में क्या बात करेंगे हम दोनों? मौका ही नहीं दे रहे बात करने का। 14 दिन किधर 52 दिन, 52 डेज असेंबली उसमें सस्पेंड भी करके रखा हो। तो आप लोग हम पे इतना भरोसा रख रहे हैं असेंबली में, आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, कौन सा में हम भी फुल तैयारी के साथ जा रहे हैं, लेकिन वो चल रही है असेंबली में चल रहा। अब क्या किसको दीवार को तो क्या ना, सीएम साहब वाहे सीएम है कि झूठ के माहिर है। मैं जब पहली दफा आप भी समझना, मैं जब 89 में एमएलए मिनिस्टर बनने के बाद मेरे को चन्ना रेड्डी साहब बुलाए। मैं जीन पॉइंट और व्हाइट शर्ट डाला, खादी का बुला के बोले तुम मिनिस्टर है, अंदर से मैं जीन पॉइंट नहीं दे दूंगा। आज तक नहीं कहना हूं, उससे बड़े आदमी ने नसीहत करेंगे। नंबर 2 उन्होंने बोले जब असेंबली में, काउंसिल में, असेंबली में तुम आते हो तो इसको भी जिस तरीके से मंदिर की मस्जिद की तहद्दुफ है, इसका भी उसी लेवल में कोई एक्शन करके अंदर आना, बस प्रिपेयर होकर आना, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना। अगर डेमोक्रेसी के अंदर असेंबली के ऊपर भी, एक मिनिस्टर के ऊपर भी बोलने पर उसका एतमाद उड़ गया तो फिर जमहूरियत नहीं मजाक हो जाती। ये डॉक्टर चन्ना रेड्डी साहब का फर्स्ट लेसन था मेरे को। तो हम लोग जाने से पहले मैं भी 2-3 वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ के, फुल्का सुरा पढ़ के फुल के जाता हूं। क्या क्या सवाल करते कि कैसे कैसा जवाब देना है। और एक भी मेरी हिम्मत की आप साथ दो या मत दो, मैं ओथ लेने के लिए गया राजभवन को। अब सब मेरे फैमिली मेंबर्स भी, साथियां भी सब बैठे, मैं बोला भाई उर्दू में ओथ लेना चाह रहे हैं। मैं तेलुगु पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मैंने कहा कि उर्दू में। चन्ना रेड्डी साहब बाजू में बैठे गए, उन्होंने कहा कि भाई उर्दू में कोई अभी तक 15 साल से उर्दू में कहीं लिया ही नहीं। बाबू खान साहब अंग्रेजी में लिए, शाकिर साहब तेलुगु में लिए, जानी साहब तेलुगु में लिए, तो अब उर्दू को यहाँ तो है ही नहीं कोई लेने वाला, इसलिए उर्दू भूल गए उनका। मैं बोला नहीं, मैं उर्दू में लूंगा। जब कृष्णकांत गवर्नर साहब ने उस वक्त के आपके आज के सदर आली जनाब माजिद भाई साहब को बुला के कहा कि उर्दू का मैं उर्दू में बोलता हूं, आप मसौदा तैयार करो, तो माजिद भाई का लिखा हुआ गवर्नर साहब बोल के दिखाए और मैंने वही ओथ लेके, इनकी लिखी हुई ओथ लेकर, तो ओथ की सरमानी 10 मिनट रुक गई। अब हमारे खानदान के लोग सब परेशान है कि ये इसका लंबा लगते क्यों रुपये के लिए बहुत सरमनी अंदर क्या चल रहा, सुनते क्या हमारे दूर से भूखे लोग हमारे जेब से चल रहा। तो मैं बोला कि मैं उर्दू में लूंगा। अब उसके बाद डॉक्टर मलिक चन्ना रेड्डी साहब ने डायरेक्शन दी गवर्नर को कि 14 जबान का स्क्रिप्ट होना चाहिए गवर्नर राजभवन के अंदर, पूरे कंट्री से होना चाहिए। ये हमारा दस्तूर में लिखा हुआ है। उर्दू का कैसे निर्णय रहेगा यहाँ पर, कोई लो या मत लो, लेकिन उर्दू जबान का भी हलफनामा होना चाहिए। तो पहली दफा में
89 की बात है, मैं 31 साल का था, तब भी मैंने उर्दू के लिए उतना डेर के साथ, वरना वो होता था अरे भाई कल चन्नार के साथ नाराज हो जाएंगे, गवर्नर नाराज हो जाएंगे, जो जबान में दिए पढ़ लो, बाहर निकल जाओ। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बोला नहीं उर्दू नहीं लूंगा। तो मैं उर्दू के लिए लड़ा और उर्दू में हलफ लेकर उर्दू जबान के साथ कैसे नाइंसाफी हुए तो कैसे इंसाफ दिलाया जा सकता है, एक मिसाल मैंने कायम किया। मेरे लिए बड़ाई करने के लिए आपके सामने नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारे साथ भी होता है, तो उसके साथ हमको मुकाबला करने की जरूरत होना है, उसके साथ मुकाबले के लिए हमको आगे बढ़ना है। मैं ज्यादा वक्त ले लिया, फिर एक दफा मैं कोशिश करता हूं, और हमारे किशन रेड्डी साहब भी वादा करे हैं कि असेंबली का तो सुना दिया मैं, 52 दिन से 14 दिन को आ गई, अब उसका दौर भी 5-6 दिन चलती नहीं चलती, ये साल पूरा चलेगा था पता नहीं है। तो असेंबली में खुद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये जीएसटी बिल एक दिन की पास कर दो, उसके बाद से ये रमजान उसका गणेश जी का जुलूस हो जाने के बाद 10 वर्किंग डेज दूंगा बोले। उसके तीसरे दिन हम पेपर देखते तो असेंबली प्रोग हो गया, यानी बर्खास्त, फिर गवर्नर बुलाना। तो अब असेंबली में झूठ बोलने वाले चीफ मिनिस्टर को तो हमने कभी नहीं देखा। फीस रिएंबर्समेंट के लिए असेंबली में बोले कि 8 दिन के अंदर पूरा पेमेंट दे दूंगा, ठीक है ना, 8 डेज लो, आज तक नहीं मिला। तो झूठ के बोलने के तो माहिर है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये कोई अपोजिशन का नहीं है, लेकिन जो आपकी तकलीफ को मैं महसूस कर रहा हूं, और आपको मैं चाहता हूं कि दूसरे तेलुगु और अंग्रेजी अखबार वाले के साथ में बैठना देखना पसंद करता हूं। उन्हीं के लोगों में उनके पास जब लैपटॉप हो तो आपके पास भी लैपटॉप, आपके पास भी लैपटॉप। तो उर्दू अकेडमी से मैं और किशन रेड्डी साहब, हम लोग उनको भी, गवर्नमेंट को भी मैं प्रेशर डेवलप करता हूं कि न्यू इमीडिएटली उर्दू का बाइफर्केशन हो, उर्दू अकेडमी का, और उर्दू अकेडमी की तमाम लाइब्रेरी से मॉडर्न लाइब्रेरीज बनाए जाए, और उर्दू के कंप्यूटर सेंटर्स को नए कंप्यूटर्स देके न्यू टेक्नोलॉजी से उन बच्चों को तैयार किया जाए, और आप लोगों को जो जर्नलिस्ट हैं उन सब लोगों को उर्दू कंप्यूटर मुहैया किया जाए और लैपटॉप मुहैया किया जाए। इसके लिए मेरे तरफ से पूरी कोशिश होगी, और जब भी आप आपके ओरिएंटेशन में मेरे लायक या मेरी कांग्रेस पार्टी के लायक जो भी होगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। खुदा हाफिज़।